हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है लो स्प्रिंग और लिखा है इसे अनीस जंग ने। तो लो स्प्रिंग का एक सब टाइटल भी है जिसे हम जो कि है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये सब हमें याद रखना ज़रूरी है क्योंकि जो लास्ट ईयर सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस अब हमें एक्सट्रैक्ट दिया जाता है और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइटर का नाम, अगर इस तरह से कोई सबटाइटल है तो वो हमसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सब आपको याद रखना ज़रूरी हो गया है। तो लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। अब ये जो कहानी है ये है कहानी उन बच्चों की जिनकी लाइफ में कोई स्प्रिंग नहीं होता, यानी कि स्प्रिंग यहाँ पर सिंबॉलिक है और स्प्रिंग से मतलब है चाइल्डहुड। तो वो बच्चे जिनके बचपन में कोई बचपन नहीं होता, जिनके चाइल्डहुड में कोई चाइल्डहुड नहीं होता, उन बच्चों की बात यहाँ पर हो रही है। तो गरीबी की वजह से, ट्रेडिशंस की वजह से ये बच्चे एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, इन बच्चों का शोषण होता रहता है। तो उनकी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, एक है साहब आलम, दूसरा है मुकेश और तीसरा एक कैरेक्टर है सविता। सविता का रोल छोटा सा है। जो मेन दो कैरेक्टर्स हैं वो है साहब आलम और मुकेश। तो सबसे पहली जो कहानी है वो साहब की है, साहब आलम। तो साहब जो है वो एक रैग पिकर है और किस तरह से ये चैप्टर या किस तरह से कहानी शुरू होती है, तो एक्चुअल में क्या है कि राइटर और साहब दोनों की बात होती है और साहब राइटर को बता रहा है क्या, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो एक्चुअल में क्या है, दोनों डेली मिलते हैं और दोनों की मॉर्निंग में मुलाकात होती है। साहब अब हो सकता है कि ये कचरा बिनने और राइटर फॉर मॉर्निंग वॉक, तो इस तरह से मुलाकात होती है। तो राइटर ने उससे पूछ लिया कि भाई तुम करते क्यों हो ये सब। तो जवाब में वो कहता है कि और क्या करूं, और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो एक्चुअल में साहब जो है वो ढाका से आया है और ढाका में तूफान से सब बर्बाद हो गया, तो वो छोड़ करके सीमापुरी यानी कि न्यू दिल्ली में आ गए, जो कि आगे इसमें बताया हुआ है। तो उसने कहा कि करने के लिए कुछ है नहीं, तो राइटर उससे कहती है कि भाई स्कूल जाओ। तो वो कहता है स्कूल, मेरे आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। तो राइटर ने मजाक में उससे कह दिया कि ठीक है, अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, जरूर। और थोड़े दिन में वो दौड़ता हुआ राइटर के पास पहुंच गया और पूछता है कि इज द स्कूल रेडी। तो अब नेचुरल सी बात है, भाई स्कूल है कोई ऐसा कोई छोटी मोटी चीज नहीं कि तुरंत बन जाए, टाइम लगता है। लेकिन राइटर को थोड़ा सा शर्म आई, एम्बैरेसमेंट फील हुआ। क्यों? क्योंकि राइटर ने तो हाफ जोकिंग यानी कि मजाक में बोला था और उसने सीरियसली ले लिया। तो राइटर को थोड़ी सी शर्म आई कि उसने राइटर की बात को ट्रू मान लिया और सीरियसली ले लिया। लेकिन फिर राइटर सोचती कि ऐसे प्रॉमिसेस तो इनकी लाइफ में यूजुअल होते होंगे, बाउंड यानी कि प्रोफ्यूज खूब सारे होते होंगे। तो अब हुआ क्या, जान पहचान क्योंकि उससे बढ़ गई तो राइटर ने उससे नाम पूछ लिया। अब नाम पूछा तो उसने नाम बताया भाई साहब आलम, मतलब होता है क्या, ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन शायद उसे नाम का मतलब नहीं पता, और पता होता तो शायद विश्वास नहीं होता कि मैं और ब्रह्मांड का मालिक और कचरा, भाई या तो नाम बदल दो या काम बदल दो। भाई हाउ कुड वन बिलीव ऐसा कि नाम का अर्थ तो है ब्रह्मांड का मालिक और काम हो रहा है क्या, रैग पिकिंग। तो इसलिए ये कुछ अनबिलीवेबल सी बात लगती है और राइटर का जो है यहाँ पर एक आयरनी हमारे लिए निकल करके आती है और इस पर एक क्वेश्चन हमारे लिए बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, जस्टिफाई द टाइटल लो स्प्रिंग। तो ये क्योंकि अभी बिगिनिंग में जब तक स्टोरी पता नहीं हो तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो ये लास्ट के लिए हम रखते हैं।
और दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयरनी अंडरलाइंग साहब्स नेम, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। और आयरनी क्या है? साहब का नाम तो है साहब आलम, जिसका मतलब होता है क्या? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और काम कर रहा है वो क्या? रैग पिकिंग। तो यही यहाँ पर आयरनी है। अब क्या होता है दैट जो साहब है वो साहब के और बाकी दोस्तों से भी, यानी कि बाकी जो रैग पिकर्स है उनसे राइटर की जान पहचान हो गई है। अब वो खड़े वहां पर, राइटर ने पूछ लिया कि भाई चप्पल क्यों नहीं पहनी तुमने? तो इनमें से एक जना जवाब देता है कि भाई क्या करूं, मम्मी ने टांट पर रखी हुई है, ऊपर रखी, माय मदर डजंट गिव देम, शी हैज केप्ट देम ऑन द शेल्फ, शी डजंट गिव देम, तो वो देती नहीं है। तो अब वो जो है एक बच्चा वहां जवाब देता है कि अगर वो दे भी देगी तो ये कौन सा पहन लेगा, ये तो फेंक देगा। तो एक और वहां पर जिसने पहन रखे हैं जूते, तो वो जो है अपने पैरों को, जब राइटर ने उसकी तरफ इशारा किया तो अपने पैरों को शफल कर लेता है, इसलिए क्योंकि उसने मिसमैच पहन रखा है, मतलब 5 6 6 7 काला पीला कुछ भी। और दूसरा जो एक और वहां पर है वो कहता है मुझे तो जूते चाहिए। तो उनको देख करके लगता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे राइटर ने देखे हैं और उनको देख करके अब उनमें से एक एक्सप्लेनेशन निकल करके आता है कि ये तो ट्रेडिशन है, ये तो परंपरा, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है हमारे पास, ये तो परंपरा है। तो राइटर को लेकिन ये बात हजम नहीं होती है कि बात परंपरा की है। राइटर को तो वहां पॉवर्टी नजर आती है, गरीबी नजर आती है कि ये जो बिना चप्पल के लोग घूम रहे हैं ये ट्रेडिशन नहीं, ये तो गरीबी है। और इस बात को प्रूव करने के लिए राइटर ने हमें कहानी सुनाई यहाँ पर कि एक बार एक पर्सन, आई रिमेम्बर अ स्टोरी वंस, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो उडुपी के एक पर्सन ने राइटर को कहानी सुनाई और कहानी क्या बताई कि एक बार जो है एक लड़का जो जिसके पिताजी मंदिर में पंडित थे, पुजारी थे, तो स्कूल जाते टाइम वो मंदिर पर थोड़ी देर रुक करके प्रेयर करता था कि ओ गॉडेस जूते दे, भी सर पे नहीं, पैर में पहनने के लिए। तो वो ऐसे प्रे करता था। और अब राइटर ने क्या हुआ कि 30 साल बाद जब वहां विजिट किया तो वहां का सीन ही चेंज। वहां मतलब अब कोर्टयार्ड में क्या है, चेयर्स, यार्ड में चेयर्स वगैरह पड़ी हुई है, रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर। और इतने में क्या हुआ कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया, यूनिफॉर्म पहन रखी है, सॉक्स एंड शूज पहन रखे हैं, बैग टंगा हुआ है, आकर के बैग जो है बेड पर पटका। तो राइटर ने जब उसको देखा तो राइटर को 30 साल पहले की बात याद आती है। 30 साल पहले क्या, जब वो गॉडेस से प्रेयर किया करता था तो एक्चुअल में गॉडेस ने उसकी प्रेयर सुन ली, उसको जूते मिल गए। अब जब जूते मिल गए तो उसने गॉडेस से प्रे किया कि जो मुझे दिए हैं भाई, लेट मी नेवर लूज देम, जो मुझे दिए हैं वो वापस मत छोड़ना। तो वो गॉडेस से उसने वापस मत लेना, उसने गॉडेस से प्रे किया। और उसको देख करके, यानी कि 30 साल बाद जो राइटर ने विजिट किया, इस बच्चे को देख करके राइटर को उसकी वो प्रेयर याद आ जाती है और लगता है कि उस बच्चे ने जो प्रेयर की थी, गॉड इज इट ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी भगवान ने, माँ ने, देवी ने उसकी बात सुन ली, उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया। भाई उसने तो केवल जूते मांगे थे, यहाँ तो जूतों के साथ मोजे फ्री, मोजे के साथ यूनिफॉर्म फ्री और यूनिफॉर्म के साथ बैग, मतलब सारा कुल मिलाकर के राइटर ने बात यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रीस्ट थे उनकी कंडीशन में तो इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ये जो रैग पिकर्स हैं ये 30 साल पहले भी वैसे ही थे और 30 साल बाद भी वैसे ही हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो स्टोरी है, ये जो रैग पिकर की स्टोरी है, राइटर ने क्यों नरेट की है? तो हम इसको कह सकते हैं, व्हाई हैज अनीस जंग कोटेड द स्टोरी ऑफ द प्रीस्ट बॉय। तो क्यों वो कहानी यहाँ पर कोट की हुई है? तो अब यहाँ पर बात आती है कि राइटर की जान पहचान और बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि राइटर उनके
इलाके तक यानी कि सीमापुरी तक पहुंच गई। वहां पर कंडीशन क्या है, बड़ी खराब है। खूब सारे रैग पिकर्स वहाँ रहते हैं। 1971 में जो लोग वहाँ पर आ गए थे, और एरिया बिल्कुल कैसा है, जो दीवारें हैं मड वॉल्स हैं, रूफ जो है वो टिन और टारपोलिन की रूफ है, कोई ड्रेनेज नहीं है, सीवेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है। ऐसे कई सारे रैग पिकर्स वहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स जो है वहाँ पर रहते हैं। साहब की फैमिली भी उन्हीं में से है। तो कंडीशन जो है, बिना आइडेंटिटी कार्ड के, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट्स नहीं है, लेकिन हाँ रेशन कार्ड्स उनके पास हैं, तो रेशन कार्ड की वजह से उनको दाना पानी मिल जाता है। तो ऐसे इतने लोग वहां पर रहते हैं। और अब जो ये जो जो विमेन है वहां पर, तो जब राइटर ने उनसे बात की तो बात ये निकल करके आती है, भाई उनका कहना है कि आइडेंटिटी क्या करेगी, रोटी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इस पापी पेट के लिए भाई रोटी चाहिए। तो उनका कहना है आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं। वहां जो विमेन थी उनका कहना है कि अगर हम अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खाना खिला सके और खाली मतलब भर पेट, अगर हम पेट भर के खाली पेट हमें न सोना पड़े ना, तो हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो। जमीन या घर का क्या करेंगे जहां हमें खाने को कुछ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश से आए हैं लोग। तो उनका कहना यही है कि वुड रादर लिव हियर देन गो टू द फील्ड्स व्हिच गिव अस नो ग्रेन। तो अब सारे यहाँ पर रहते हैं भाई, तंबू गाड़ा। अब इनका जो लाइफ है एक तरह से भाई, जहाँ पे खाना वहीं पे ठिकाना। बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उनके लिए गार्बेज जो है वो गोल्ड की तरह हो गया है। मतलब उनके लिए एक तरह से ये क्या है, फाइन आर्ट बन गया है। रैग पिकिंग जो है वो फाइन आर्ट। फाइन आर्ट कैसे है कि जिस तरह से इनके लिए एक मतलब एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सपीरियंस इतना तगड़ा हो गया है कि आंखें तो एक्सरे हो गई है भैया, एक बार में कचरा स्कैन कि कुछ है या नहीं उन्हें देखते ही पता लग जाता है। तो एक गार्बेज को गोल्ड से यहाँ पर कंपेयर किया, और इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि गार्बेज को गोल्ड से कंपेयर क्यों किया है। तो आपको किस तरह से गोल्ड जो बहुत प्रेशियस है, उसी तरह से गार्बेज भी उनके लिए उतना ही प्रेशियस है, क्योंकि यही उनके लिए डेली की जो रोटी का जुगाड़ है वो गार्बेज से होता है। इनकी छत जो है वो गार्बेज से है, पूरी लाइफ उनकी गार्बेज पर डिपेंड करती है, इसलिए गार्बेज को गोल्ड से कंपेयर किया है। अब साहब फिर से वही कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो और कहता है कभी कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते हैं, आंखें बिल्कुल चमकती हुई। तो राइटर का कहना है कि जब आशा हो, उम्मीद हो कुछ मिलने की, तो हम सर्च करना या छोड़ते नहीं है। और बच्चों के लिए तो वैसे भी ये ज्यादा उम्मीद भरा है। बच्चों को तो क्या लगता है, समथिंग रैप्ड इन वंडर। पेरेंट्स के लिए तो हालांकि जस्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, लेकिन बच्चों के लिए एक क्या है, जस्ट रैप्ड इन वंडर, कोई मिस्ट्री। क्यों? बच्चों के अंदर उम्मीद है भाई, उनको तो क्या लगता है कि यार आज 10 मिले तो कल 100, फिर 500, अब 1000 तो मोदी जी ने बंद कर दिया। तो उनके लिए भाई कुल मिला के उम्मीद है। लेकिन पेरेंट्स को तो ये लगता है कि भाई अब जैसे तैसे खर्चा पानी चल रहा है, भाई अब बिनते बिनते सर पर बिनने लायक नहीं बचे उनके, तो अब क्या करें। उन्हें तो पता है कि एक दिन 1000-2000 मिल भी गया तो जिंदगी कौन सी चल जाएगी, भाई करना तो यही है। लेकिन अब साहब के लिए, और साहब क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ इज द चिल्ड्रंस पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग रैग पिकिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट्स। तो क्या डिफरेंस है उनके पर्सपेक्टिव में रैग पिकिंग को लेकर के, उस पर एक क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ बात आ रही है भाई, विंटर सीजन आ गया भाई, और विंटर सीजन में जो साहब है क्या बताया है कि खड़ा है, एक क्लब है वहां पर, उसके बाहर खड़ा हुआ है और 2 लोग जो हैं टेनिस खेल रहे हैं। उसे गेम अच्छा लगता है, तो वो भी वहां बाहर खड़ा संतुष्ट है, कंटेंट है, और कहता है कि मुझे भी गेम पसंद है, और जब कोई नहीं होता तो गेट कीपर मुझे अलाउ करता है। भाई सेटिंग हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, तो कोई होता नहीं था तो गेट कीपर उसको अलाउ करता था। तो अब यहाँ पर साहब के पास भी है वही जो टेनिस शूज हैं, शर्ट्स एंड शॉर्ट्स हैं,
लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसके ऊपर जमता नहीं। तो अजीब सा क्यों लगता है भाई फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने जूते, तो अब उसके ऊपर जो है वो लुक वो नहीं आता। तो कह रहा है कि भाई किसी ने दान में दी है, चैरिटी में दी है, जूतों की बात बता रहा है। अब हालांकि क्या है, किसी रिच बॉय ने वो जूते वो हैं जो किसी रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिया कि छेद है उनमें, एक जूते में छेद है, लेकिन जिसके पास जूते ही नहीं उसके लिए तो ड्रीम कम ट्रू से कम नहीं है बात। तो वो क्या, वो अब जो गेम है भाई, जूते तो मिल गए लेकिन गेम जो देख रहा है वो गेम शायद उसकी रीच से बहुत दूर है। तो साहब की लाइफ में अब एक ट्विस्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। और ट्विस्ट क्या है भाई, साहब ने छोड़ दिया क्या, रैक पिकिंग। अब साहब एक स्टॉल पर काम करता है और वो जो स्टॉल है, टी स्टॉल है, और जा रहा है भाई एक मॉर्निंग अपने हाथ में कैनिस्टर लेकर के जा रहा है, बता रहा है कि मैं वहां काम करता हूं, इशारा करते हुए, मुझे 800 रुपीज और फुल मील, ऑल मील मुझे वहां पर मिलता है। तो सुनकर के भाई बात आती है मन में कि शायद अच्छा है, डज ही लाइक द जॉब, राइटर के मन में बात आई। लेकिन फिर उसके चेहरे को जब देखते हैं तो क्या है, his face is lost its carefree look। तो चेहरे पर वो जो केयरफ्री लुक है वो सब वैनिश हो चुका है, वो सब गायब है। तो इसलिए लगता नहीं है कि उसको जो उतना पसंद है या उतना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो केयरफ्रीनेस थी वो अब जा चुकी है। तो राइटर ने यहाँ पर बात लिखी है, वो जो स्टील कनिस्टर है वो हैवियर लगता है उस बैग से जो अपने कंधे पर उठाए घूमता था। और इस बात पर हमारे लिए क्वेश्चन भी बनता है दैट व्हाई डज द स्टील कनिस्टर सीम हैवियर देन द बैग साहब यूज्ड टू कैरी सो लाइटली। तो ये क्वेश्चन इस बात पर हमारे लिए बनता है। तो रीजन क्या है भाई, साहब पहले अपना खुद का मालिक था, अपना खुद का मास्टर था, अब उसे किसी दूसरे के अंडर काम करना पड़ता है। अब वो नौकर है तो उसे जो भी काम करना पड़ता है उसको, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। पहले वो बिल्कुल केयर फ्री था, अब वो केयर वर्न है। तो कुल मिलाकर के साहब की लाइफ में चेंज आ गया। अब यहाँ पर हमारे लिए नया हीरो है, नई स्टोरी है, और वो है मुकेश। और मुकेश जो है वो कहता है कि मैं आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कहता है मुझे कार चलानी है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो राइटर ने उससे पूछ लिया कि भाई कुछ आता जाता भी है कार के बारे में, कहता सीख लूंगा। लेकिन उसकी आंखों में वो जो ड्रीम है राइटर को एक मिराज की तरह नजर आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि क्यों मिराज से कंपेयर किया है। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fills his town, फिरोजाबाद, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्यों इस मिराज से कंपेयर किया है, तो मिराज हम जानते हैं कि इल्यूजन होता है, जो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो वास्तव में होता नहीं है रियलिटी में। और ये क्या होता है, इनएक्सेसिबल होता है। बिल्कुल वैसे ही जो उसका ड्रीम था वो भी कुछ इनएक्सेसिबल या अनरीचेबल था उसके लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करता था, बैंगल मेकर्स की, और जो जनरेशंस, पीढ़ियों से यही काम करते हुए आ रहे हैं, एक ट्रेडिशन है उनका ये। तो मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है, ये लोग क्या है, बैंगल्स बनाते हैं। तो अब क्या हुआ, राइटर ने यहाँ पर बात लिखी है कि वहाँ जो है वर्किंग कंडीशन बड़ी पुअर है। एक तो डिंजी सेल्स, मतलब बिल्कुल काल कोठरियों की तरह है, बिल्कुल डार्क, जिसमें कोई विंडो नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई एयर नहीं। ऐसी स्थिति में हॉट फर्नेसेस में, बिल्कुल भट्टियों में, ऐसे हॉट कंडीशन में वो काम करते हैं। और शायद किसी को पता नहीं कि अगर लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये सारे के सारे वहां से बाहर आ सकते हैं। भाई चाइल्ड लेबर, अब चाइल्ड लेबर जो होता है वो तो गैर कानूनी है। तो ये 20,000 बच्चे जो वहां पर अपना मेहनत करते हैं, स्लो वर्ड यहाँ पर लिखा है, मतलब हार्ड वर्क, टॉयल,
तो जो करते हैं और लास्ट में क्या होता है, बड़े होते होते इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो शायद इनको पता नहीं कि अगर लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये सारे यहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो अब जो भी है, मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है और मुकेश आज राइटर को अपने घर ले जा रहा है। तो गंदी सी बस्ती में ये लोग रहते हैं, बदबूदार गलियों से होते हुए राइटर इसके घर पर पहुंचती है। घरों की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, ना तो खिड़कियां हैं, दीवारें बिल्कुल डायलैपिडेटेड कंडीशन में हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव प्रिमेबल स्टेट में, यानी कि इंसान जानवर सब साथ साथ ऐसे रहते हैं। भाई पहुंचे इसके घर पे, इसकी भाभी जो थी वो खाना बना रही है, धुआं धुआं हो रहा है और वो धुएं में मुस्कुराते हुए इनको बुलाती है। तो तीनों की इंचार्ज यही है भाई मुकेश का भाई और ऑफ कोर्स ससुर जी। अब जैसे ही ससुर जी आते हैं तो एक घूंघट डाल लेती है, थोड़ा सा पीछे हट जाती है, भाई परंपरा, तो परंपरा को फॉलो कर लेती है। मुकेश की दादी जो है, मुकेश के पिताजी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए, न तो इनको स्कूल भेज पाए, न इनके लिए घर बना पाए, रिनोवेट कर पाए। जो कुछ वो कर पाए वो क्या था, भाई मैंने भी बनाए, तुम भी बना लो बैंगल्स। बस उनको could teach what the art of making bangles। तो मुकेश की दादी वहीं बैठी हुई है, भाई दादी उससे कह रही है इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। भाई अब कर्म यही है, क्या करें, कर्म यही है। तो शायद उनका मतलब ये है कि कहना गॉड गिवन लिनियज एवर बी ब्रोकन। भाई गॉड ने जो विरासत हमें दी है, भगवान ने जो दिया है, क्योंकि पुश्तैनी काम है भाई, पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो जो पुश्तैनी काम है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसको हम कैसे छोड़ें, उससे कैसे नाता तोड़ें। तो दैट्स द प्रॉब्लम। और वहां हर गली, हर मोहल्ला, हर यार्ड, सब में बैंगल ही बैंगल, हर कलर के बैंगल, पिंक, पर्पल, सारे हर तरह के बैंगल वहां पर। और इन बैंगल्स ये अनटाइडी पड़े रहते हैं, बिल्कुल अनकेम्प्ट यार्ड्स में, अनकेम्प्ट यानी अनटाइडी पड़े रहते हैं, ढेर का ढेर। जो यंग मैन है वो क्या करते हैं, ठेला गाड़ी पर रखा और शेंटी टाउन, मतलब जहाँ गरीबों लोग रहते हैं, निकल पड़ते हैं भाई ठेला गाड़ी को लेकर के। बच्चे जो हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, ये क्या करते हैं, उस भट्टी की रोशनी में लाइन में अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके वो कांच के टुकड़े लेकर के उनको जोड़ते रहते हैं, बैंगल बनाते। और इनकी आंखें, their eyes are more adjusted to the dark than the light outside। भाई अंधेरे में ज्यादा अच्छे से दिखता है बाहर के कंपैरिजन में, रोशनी के कंपैरिजन में। उल्लू बन गए, उल्लू, ऐसी कंडीशन हो गई है इनकी, मतलब दैट इज द वे दे लिव। अब सविता की बात आती है। भाई सविता एक छोटी बच्ची है, बैठी हुई है, बना रही है, बैंगल्स जोड़ रही है ग्लास को, पीसेस को, बिल्कुल मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे हैं, एक्सपर्टीज इतनी हो गई है। तो उसको देख करके राइटर के मन में बात आती है, क्या ये जानती भी है, डज शी नो द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल शी हेल्प में, क्या ऐसे पता भी है इनकी सैंक्टिटी, इनकी पवित्रता के बारे में। कोई बात नहीं भाई, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। भाई कब तक, एक दिन तो ये भी दुल्हन बनेगी, एक दिन तो इसके हाथों में भी मेहंदी रचेगी, एक दिन तो इसके सर पे भी घूंघट आएगा, तब इसे भी पता लग जाएगा जब ये दुल्हन बनेगी। तो ऐसा राइटर ने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो एल्डरली वुमन है वो उसके पास में बैठी हुई, उनके हाथों में अब भी बैंगल है लेकिन आंखों में कोई रोशनी नहीं। और कहाँ से होगी भाई, क्योंकि क्या कहती, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो दिस इज व्हाट शी से, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, मतलब पूरी जिंदगी निकल गई लेकिन जिंदगी में एक बार भी ढंग से एक वक्त का खाना नहीं मिला। तो फिर आंखों में रोशनी, आंखों में चमक कहाँ से होगी। पतिदेव पास में बैठे हुए, लंबी दाढ़ी सहलाते हुए, फ्लोइंग बियर्ड, कहते हैं भैया अपने को तो एक ही चीज आती है बस, क्या, बैंगल्स। तो दिस इज व्हाट ही सेज। और वो भी उनको सुनकर के भी लगता है कि जैसे ये भी किसी अचीवमेंट से तो कम नहीं है भाई। जहां लोगों की छत नहीं है, इन्होंने छत का इंतजाम, घर का इंतजाम तो कर दिया है। तो अब भाई कुछ भी हो, हर घर में वहां एक ही रोना है, नो मनी, नो मनी, नो मनी।
मतलब हर घर में एक ही बात चलती है, वहां पर एक ही रोना चलता है, नो मनी नो मनी नो मनी, बस यही बात वहां पर चलती है। और क्या दैट हर मतलब कुल मिला के बात यह है कि सब वहां पर गरीब हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग रहते हैं। सपने भी मतलब उनको अब अच्छे नहीं आते, अब तो कुछ ड्रीम्स में भी कुछ ऐसा अच्छा उन्हें नजर नहीं आता, कुछ ऐसा उन्हें दिखाई नहीं देता। तो राइटर ने वहां जो लोग थे उनसे पूछ लिया भाई कि व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, भाई ऑर्गेनाइज हो जाओ, संगठन बना लो। तो वो लोग कहते हैं एक्चुअल में इन लोगों को दलालों ने मिडिलमैन जैसा लिखा है इसमें फंसा रखा है। तो वो लोग कहते हैं कि ऑर्गेनाइज हो भी जाए तो भी क्या फायदा, कुछ भी इलीगल अगर होता है तो पुलिस हम ही को पकड़ती है, हम ही को घसीट के ले जाती है और जेल में पटक देती है। क्यों? क्योंकि कोई लीडर ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं है जो हमें रास्ता दिखाए। सब थके हुए, पेरेंट्स थके हुए, वो थके हुए। तो कंडीशन ऐसी है बिल्कुल। और उनकी बातें यही गरीबी, लालच, एपैथी, इन्हीं के चारों तरफ घूमती रहती है, इनजस्टिस। तो उनसे बातें करते हुए राइटर को दो वर्ल्ड नजर आते हैं। और वो दो वर्ल्ड कौन से हैं? एक तो घर, वन इज द वेब ऑफ फैमिली कॉट इन द वन इज द वर्ल्ड ऑफ फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। मतलब वही परिवार है ना, गरीबी ना, कास्ट ना, और उनके लिए तो उस कास्ट में पैदा होना ही एक कलंक की तरह है। और दूसरा वर्ल्ड अगर देखें तो साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, जिन्होंने इन दोनों मतलब ये दो वर्ल्ड हो गए जिनके बीच में फंसे हुए हैं। और ऐसा लगता है दोनों ने मिलकर के इनके ऊपर एक बोझा रख दिया है जिसे उतार नहीं सकते। भाई बचपन में तो पता ही नहीं था और बड़े होते होते आदत हो गई, तो अब ये लाइफ का पार्ट बन गया। और अगर कुछ अलग करना है तो इन्हें डेयर करना होगा, और डेयरिंग तो इन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि भाई कुछ हम अलग कर सकते हैं, लीक से हटकर हम जा सकते हैं, ये तो कभी सिखाया नहीं गया। तो मुकेश की आंखों में वो चमक जब नजर आती है तो राइटर को थोड़ा सा अच्छा लगता है। और राइटर वही कि भाई तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, तो कहता है सीख लूंगा। राइटर ने कहा बहुत दूर है, तो कहता है पैदल चला जाऊंगा। तो बातों बातों में राइटर ने उससे एक बात और पूछ ली, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, कि प्लेन भी उड़ाओगे? तो वो क्या बोलता है, नहीं, मना कर देता है। तो उसकी आवाज में पछतावा तो नहीं है, थोड़ी सी शर्म उसे जरूर आती है। देयर इज एन एम्बैरेसमेंट बट नो रिग्रेट। पछतावा नहीं, और जरूरत भी क्या है भाई पछताने की, जो हो सकता है उसका सपना उसने देख लिया, जो दिखा उसका सपना उसने देख लिया। अब जो पहुंच से ही दूर हो उसका सपना देखने से क्या मतलब। तो कार्स तो उसने खूब देखी थी हर्टलिंग डाउन, यानी कि स्पीडिंग अवे। तो कार्स तो उसने खूब देखी थी फिरोजाबाद में जाते हुए, लेकिन एयरप्लेन्स यानी एरोप्लेन्स उसने फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हुए नहीं देखे थे। तो दो वर्ल्ड पर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि विच आर द टू वर्ल्ड्स दैट अनीस जंग फाइंड द बैंगल मेकर्स कोट इन, है ना। तो ये एक क्वेश्चन इस पर बनता है। और लास्ट में आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री एंड हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या कि जस्टिफाई द टाइटल लो स्प्रिंग, तो वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें पूरा आपके आ जाता है। और इसी पर कुछ क्वेश्चन इसमें पहले भी पूछे गए हैं इसी तरह के, मतलब सेम ये नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये टोटल आपका लो स्प्रिंग है। कैरेक्टर इसमें एक मैंने जैसे यहाँ लिखा है साहब आलम, दूसरा है यहाँ पर मुकेश, और तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पर सविता। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो यही है ट्रेडिशन और गरीबी जिससे इन बच्चों का शोषण होता है, यही इसकी थीम है। लो स्प्रिंग यानी कि बच्चे जिनके बचपन में कोई बचपन नहीं होता, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो
तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी अच्छे से। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, अब इसमें कुछ बचता नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं। तो आई होप आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह की और चीज़ें मैं लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।